हेलो बच्चों, 2 दिन बचे हैं एग्जामिनेशन को और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आप अपने टेक्स्ट बुक स्टडी छोड़ के यहाँ पे वीडियोस में टाइम वेस्ट करें अपना। लेकिन बच्चों की डिमांड बहुत ज्यादा थी कि सर रे ऑप्टिक्स पे वीडियो बना दीजिए, क्योंकि चैप्टर है ही इतना बड़ा कि हर बच्चा चाहता है कि इस चैप्टर से कुछ भी ना मिस हो, कुछ भी ना छूटे और एग्जामिनेशन में कोई भी अगर न्यूमेरिकल आ रहा हो तो वो हम पढ़ के जा पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। टॉपिक नंबर 1 दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो पार्ट्स में चैप्टर डिवाइडेड है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन आज स्टार्ट करेंगे अभी। तो देखिए इधर रिफ्लेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन का जो मेन मोटो है वो ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट इस एस पॉइंट पे रखा हुआ है और आपसे ये बोला है कि इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या हो ताकि इसकी एक ही इमेज बने। एक ही इमेज का मतलब है कि यहीं के यहीं इसकी इमेज बन जाए। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसकी। दो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है कुछ ऐसी जगह रखा हो जहां पे इसकी खुद की इमेज ही आके बन जाए। खुद की इमेज उस जगह पे बनती है जो जगह मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो 2f के इक्वल होता है। तो ये एक सिचुएशन है कि ये जो लोकेशन है ऑब्जेक्ट की वो 2f पे रखा हो। 2f पे अगर रखा होगा तो 2f पे इस साइड ये वाला मिरर इधर इमेज बना देगा और ये वाला मिरर जो है वो इधर इमेज बना देगा। तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बेटा 2f। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया 2f प्लस 2f दैट इज d इज इक्वल टू 4f। ये एक सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन एक और हो सकती है। वो सिचुएशन ये हो सकती है बेटा, देखिए इधर जरा, कि यहां से एक लाइट रे कुछ इस तरह से जाए कि ये लाइट रे पैरेलल हो जाए और ये पैरेलल लाइट रे जब यहां पड़े तो ये वापस यहां आ जाए। ठीक है, ये क्या बना दिया है मैंने, जरा सोचिए। अगर लाइट रे यहां जाके पैरेलल हो रही है तो कौन से पॉइंट से लाइट निकलने के बाद पैरेलल हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद? जी हाँ, वो पॉइंट फोकस होता है। फोकस से निकलने वाली लाइट हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है और पैरेलल लाइट वे रिफ्लेक्शन के बाद कहां आ जाती है? फोकस पे। इसका मतलब इसकी जो लोकेशन है वो क्या है? एफ है और इसकी लोकेशन भी क्या हो गई? एफ। तो दूसरी सिचुएशन में डी इज इक्वल टू क्या हो गया 2f। तो दो अलग अलग सिचुएशन में, एक सिचुएशन तो है जो है वो d इज इक्वल टू 4f हो सकती है और दूसरी सिचुएशन d इज इक्वल टू 2f हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपको ये बोला गया है कि पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ इमेज किस तरह से इफेक्ट हो जाएगी अगर हम इस रिफ्लेक्टिंग मिरर का, इस सरफेस का जो लोअर पार्ट है, कोई भी एक पार्ट है, उसको हम ब्लैक कलर से पेंट कर दें। तो सर एक बार इससे ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज को समझते हैं और ये समझते हैं कि रिफ्लेक्शन हो कैसे रहा है। तो देखिए, एक लाइट वेव फॉर एग्जांपल मैं प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लेके गया, ये लाइट वेव फोकस से निकलेगी। दूसरी लाइट वेव मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके निकला, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस चली गई। तीसरी लाइट वेव मैं पोल से लेके गया, ये लाइट वेव रिफ्लेक्शन के बाद यहां आ गई। ठीक है, एक और लाइट वेव ली जा सकती है। देखिए, हम इमेज फॉर्मेशन के लिए सिर्फ दो लाइट वेव्स को ही यूज करते हैं। इसके अलावा एक लाइट वेव ये हो सकती है जो लाइट वेव यहां जाए और रिफ्लेक्शन के बाद, अब देखिए ये वाली लाइट वेव फोकस से पास हुई है, तो ये वाली जो लाइट वेव है ये फोकस से थोड़ा सा इधर पास होगी और यहीं से इसी जगह से निकल जाएगी। तो देखिए, मल्टीपल लाइट वेव्स हमने तो यहां 3 बनाई हैं, जबकि मिलियन ऑफ लाइट वेव्स इससे निकलती हैं। मल्टीपल लाइट वेव्स जाके एक ही जगह पे मिलेंगी, दैट पॉइंट इज बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, चलिए इमेज फॉर्म हो गई। क्वेश्चन का पार्ट क्या है कि अगर हम इस वाले हिस्से को ब्लैक कलर से पेंट कर दें तो क्या होगा? इमेज फॉर्म होगी या नहीं होगी? एक बात बिल्कुल क्लियर है बेटा कि इमेज तो फॉर्म होगी। इमेज विल फॉर्म, इमेज तो फॉर्म होगी, क्योंकि इमेज के फॉर्म होने के लिए कितनी इमेज लाइट वेव चाहिए? सिर्फ 2 लाइट वेव्स चाहिए यहां पे, और 2 लाइट वेव्स इसके ऊपर वाले पार्ट से आपको मिल सकती हैं। 2 लाख लाइट वेव्स मिल सकती हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? तो इमेज तो फॉर्म होगी, लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि इमेज की जो इंटेंसिटी है, जो शार्पनेस है, वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ मिरर के ऊपर वाली लाइट वेव्स जो है वो रिफ्लेक्ट करके इमेज बनाएंगी, नीचे वाली लाइट वेव्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी यहां पे। इस वजह से ये वाली लाइट वेव्स इमेज नहीं बना पाएंगी। तो इमेज तो बॉस बनेगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, उसकी शार्पनेस उतनी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्क्वायर वायर है कुछ इस तरह का, जैसा दिखाई दे रहा है आपको। 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इमेज का एरिया क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इधर ये वायर है 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। आप क्या करें, इस वायर की एक साइड जो है उसकी इमेज बना लें, उसकी इमेज निकालें कि उसकी इमेज किस डिस्टेंस पे निकल रही है और उसका साइज क्या है। तो देखिए इधर हमने क्या लिखा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। So 1/v is equal to 1/f minus 1/u. So v will be equal to uf upon u minus f.
मैं बार बार इसी फॉर्मूले को यूज करूंगा, ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बना देता हूं। चलिए, u आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो v इज इक्वल टू यू के आगे हमेशा माइनस साइन लगाया जाता है, माइनस का 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्योंकि कॉन्केव है तो माइनस का 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई यू माइनस का 25, ठीक है, माइनस का माइनस 10 सेंटीमीटर। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 इंटू 10, डिवाइड अभी नहीं कर रहे, बाद में कर देंगे। 25 माइनस का 10 प्लस का, तो यहां बचेगा प्लस का 15, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से, सॉरी प्लस का नहीं माइनस का 15, 5 से ये 3 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, सो इट विल बी माइनस का 50/3, और इसको सॉल्व करें तो माइनस का 16.6 सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर पे आपको इमेज मिल रही है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट रखा कहां है 25 पे, मिल कहां रही है 16.6 सेंटीमीटर पे। तो अगर ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस कम हो जाता है, इसका मतलब इमेज का साइज भी छोटा हो जाएगा। साइज निकालने का तरीका क्या है, साइज निकालने का तरीका है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो माइनस वी बाई यू, वी की वैल्यू आपको दी हुई है यहां पे माइनस का 50/3 डिवाइडेड बाई यू वॉज गिवन एट 25, माइनस का 25 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दी हुई है, साइड उसकी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एच आई विल बी इक्वल टू, एच आई विल बी इक्वल टू, माइनस विल कैंसिल, माइनस एक माइनस बचेगा यहां पे, तो एच आई की वैल्यू बेटा आगे क्या 50/3 इंटू 25 इंटू 3, सो 3 विल कैंसिल 3, 25 विल कैंसिल 2 टाइम्स, तो हाइट ऑफ इमेज इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब स्क्वायर वेव जो था उसकी एक साइड आई है 2 सेंटीमीटर की, इसका मतलब क्या है, एरिया कितना आ जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आ गई? आपने क्या मान लिया, एक साइड को u मान के v निकाल लिया, v से हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया, वहां से उस वायर की इमेज की लेंथ निकाल ली, और उस लेंथ से हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। यह आंसर हमारे पास आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, चलिए नेक्स्ट वन। एक ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्केव मिरर के सामने रखा है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है उसकी, और इमेज जो फॉर्म हो रही है वो 3 गुना है साइज की, ठीक है। कैलकुलेट द 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। चलिए भाई, मैं डिवाइडेशन कर देता हूं, यहां पे 2 अलग अलग केसेस पढ़ेंगे। कॉन्केव मिरर बड़ी इमेज बना रहा है, 3 टाइम्स बड़ी इमेज बना रहा है, तो कॉन्केव मिरर बड़ी इमेज जो बनाता है बच्चा, वो रियल इमेज भी बड़ी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बड़ी बनाता है, ठीक है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन आप याद देख लीजिएगा एक बार, जो कॉन्केव मिरर का लास्ट इमेज फॉर्मेशन है उसमें वो रियल वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है और वर्चुअल इमेज बड़ी फॉर्म करता है। और रियल इमेज किसके केस में फॉर्म करता है, जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में होता है। तो 2 अलग अलग केसेस हैं, जिन 2 अलग अलग केसेस में वो बड़ी इमेज फॉर्म करता है। इन 2 अलग अलग केसेस में उसने कहा है कि आप यहां पे ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताइए मिरर से कि ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा। तो फर्स्ट रियल इमेज की बात करेंगे और यहां वर्चुअल इमेज की बात करेंगे। चलिए, रियल इमेज के केस में आपके पास जो मैग्निफिकेशन होता है वो नेगेटिव में होता है, तो मैंने मैग्निफिकेशन यहां पे माइनस का 3 लिख लिया, और वर्चुअल के केस में मैग्निफिकेशन प्लस का होता है तो प्लस का 3 लिख लिया। आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी यह है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू, सो मैंने लिखा -3 इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, तो v इज इक्वल टू 3u। ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसको बाद में डील करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू, सीधे फॉर्मूला लिख लेता हूं, अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बनाया था। फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, तो v की जगह मैंने 3u पुट किया, इज इक्वल टू u की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, जाने दीजिए, f की वैल्यू फोकल लेंथ क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो -15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई u माइनस का -15 सेंटीमीटर। u विल कैंसिल आउट u, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया 3, अच्छा 3 से 15 को कैंसिल कर दें 5 टाइम्स, बहुत बढ़िया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आ गई बेटा, u प्लस का 15 माइनस माइनस प्लस हो गया इज इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है। कुछ गड़बड़ी है यहां पे, माइनस माइनस u की वैल्यू, क्योंकि हाँ सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है। u इज इक्वल टू 15 उधर जाएगा तो माइनस का 5 माइनस का 15, तो u इज इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो रियल इमेज के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो माइनस का 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। चलिए, अच्छा, आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है, जैसे मुझे हो रही थी कि कुछ गड़बड़ हो गई है, तो वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, वेरीफाई ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास अगर 3 टाइम्स
जो बड़ी इमेज है, तो 3 टाइम्स बड़ी इमेज तब बन सकती है जब ऑब्जेक्ट F और C के बीच में रखा हो। तो फोकल लेंथ कितनी है बेटा? फोकल लेंथ है इस केस में 15 सेंटीमीटर, C कितना हो गया 30, आपका U कितना आया 20, तो हाँ इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में ही ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो बड़ी इमेज निकल के आएगी। चलिए अब वर्चुअल की बात करते हैं, यही प्रोसेस वापस से फॉलो करते हैं। तो m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है, तो इस बार 3 इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू रखा, तो v इज इक्वल टू माइनस 3u, ठीक है, फॉर्मूला वही लगाया आप, कौन सा मिरर वाला, तो v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन u माइनस एफ, u की वैल्यू माइनस 3u इज इक्वल टू u f माइनस 15 डिवाइडेड बाई u एज इट इज माइनस का माइनस 15, u will cancel out u, minus will cancel out minus, 3 will cancel out 15 5 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, u प्लस का 15 इज इक्वल टू 5, तो u इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। चलिए आंसर चेक करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर तब फॉर्म करता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो। किसके बीच में? फोकस और पोल के बीच में। तो पोल का डिस्टेंस 0 हो गया, फोकस 15 सेंटीमीटर हो गया, ऑब्जेक्ट 10 आया, बिल्कुल सही आया। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। ए रॉड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर की रॉड है, कैप्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। दो केसेस होते हैं, एक तो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रखा जाता है, एक रखा जाता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रखिए जिसकी फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर की 12 सेंटीमीटर। अगर रॉड का सेंटर 21 सेंटीमीटर दूर है तो आपको लेंथ ऑफ इमेज और रॉड बतानी है। आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और बना के देखिए इसका डायग्राम कि आपसे सही बन पाता है या नहीं। ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। यहां पे देखिए, ये कॉनकेव मिरर बना लिया बेटा। इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है f is equal to 12 सेंटीमीटर। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकल लेंथ, f is equal to 12 सेंटीमीटर। तो अगर फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब रॉड को लेके आते हैं सिनेरियो में। रॉड कितनी बड़ी है? 6 सेंटीमीटर बड़ी है। बहुत बढ़िया। और उसकी जो लेंथ है, उसका जो सेंटर है वो फोकल लेंथ से, पोल से 27 सेंटीमीटर दूर है। तो यहां से अगर मैं 21 सेंटीमीटर नापूं तो ये 24 है, 21 यहां कहीं आएगा, यहां तक आ जाएगा। वहां पे रॉड का सेंटर है। सेंटर का मतलब है 3 सेंटीमीटर रॉड इधर रहेगी, 3 सेंटीमीटर इधर रहेगी, तभी रॉड की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर हो पाएगी। तो मैंने कहा 3 सेंटीमीटर इधर है, तो 21 पे अगर सेंटर है 21 सेंटीमीटर पे, तो 21 सेंटीमीटर में अगर 3 ऐड किया जाए तो 24 सेंटीमीटर पे उसका एक एंड है। दूसरा एंड कहां पे है बेटा? ये ज्यादा यहां नजदीक बन गया, आप ये मत समझना कि फोकस के पास चली गई। 21 में से 3 माइनस करूं तो 18 सेंटीमीटर पे दूसरा एंड और 24 सेंटीमीटर पे एक एंड। ठीक है, इसकी इमेज फॉर्म होनी है। तो इमेज कैसे फॉर्म करेंगे आप? 2 एंड आपके पास गिवन है, दोनों एंड्स की आप इमेज फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, मतलब एक बार इसको ऑब्जेक्ट, इस वाले एंड को ऑब्जेक्ट मान के इमेज फॉर्म कीजिए, एक बार इस वाले एंड को ऑब्जेक्ट मान के इमेज फॉर्म कीजिए। कैसे फॉर्म होगी देखिए, इस वाले एंड को ए और इस वाले एंड को बी नाम दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए आप इधर, यहां पे ए जो है UA इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर, F इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। तो VA कितना होगा? अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। तो इस वाली रॉड की इमेज जो है यहीं पे नीचे बन जाएगी। दिस विल बी नोन एज VA। तो VA विल बी इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। एक वैल्यू मिल गई, लेकिन आपको B की इमेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए UB कितना है? माइनस का 18 सेंटीमीटर, F कितना है? माइनस का 12 सेंटीमीटर। VB निकालना है, फॉर्मूला होता है U इंटू एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो यू की वैल्यू पुट करते हैं, यहां ऊपर पुट करेंगे। यू की वैल्यू आपके पास दी हुई है माइनस का 18 सेंटीमीटर और एफ की वैल्यू माइनस का 12 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू माइनस का 18 माइनस का -12। सो इट विल बी माइनस माइनस प्लस का 18 इंटू 12 डिवाइडेड बाई माइनस का 18 प्लस का 12 माइनस का 6, 3 जा 18 और ये माइनस का आ गया माइनस का 36 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू है? VB की। 36 सेंटीमीटर आपको कहां मिलेगा? 36 सेंटीमीटर कहीं यहां मिलेगा। दिस विल बी VB। तो ये आपके पास रॉड बन गई। अब इसकी लेंथ कैसे निकलेगी? लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ जो है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो साइन से बचाते हुए आप इसको मॉड में रख दीजिए। बड़ी वैल्यू 36 है, उसमें से माइनस कर दीजिए किसको? छोटी वैल्यू 24 को। तो आपके पास 12 सेंटीमीटर साइज आ गया रॉड का। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को एक बार फिर से देख लीजिएगा आप। दोनों अलग अलग एंड्स को यू मान के उनका वी फॉर्म किया, एक वी में से दूसरे वी को जब माइनस किया तो आपके पास लेंथ ऑफ इमेज ऑफ रॉड निकल के आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेलोसिटी का क्वेश्चन है। एंड ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर एट 15 सेंटीमीटर अप्रोचिंग, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूं। एन ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, यहां पे स्पीड मिसिंग है एट, सॉरी हाँ दी हुई है स्पीड 15 सेंटीमीटर पर सेकंड, वो लोगों के नीचे चली गई है, ठीक है। इसी बहाने मैं लोगों का प्रमोशन भी कर देता हूं एमबी क्लासेस के नाम से, ठीक है। लोगों के नीचे स्पीड चली गई, 15 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड है इसकी। आपको ये बताना है कि इमेज की स्पीड कितनी होगी जब ऑब्जेक्ट जो है 90 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। चलिए तो बना लेते हैं पहले। कॉन्केव मिरर बॉस मैंने ये बनाया, ठीक है। इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे फोकल लेंथ आपको मिली 30 सेंटीमीटर। तो एक बात तो क्लियर है कि फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो 60 सेंटीमीटर पे होगा कहीं ना कहीं, ठीक है बच्चा। चलिए अब देखिए इधर, यहां पे 60 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारा। एक मिनट मैं इसको साइलेंट कर लेता हूं। नेक्स्ट वन, तो 60 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर पे है, ऑब्जेक्ट 90 सेंटीमीटर पे है, मतलब यहां कहीं। मैं इसको U1 नाम दे दूं क्या, 90 सेंटीमीटर। सर U1 क्यों नाम दिया, क्या U2 भी निकालेंगे? हाँ U2 निकालेंगे, नहीं U2 आएगा। तो देखिए U1 की बात करते हैं पहले। U1 इज इक्वल टू -90 सेंटीमीटर, U के आगे हमेशा माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो एंड फोकस विल बी, फोकल लेंथ विल बी -30 सेंटीमीटर, कॉन्केव में माइनस लगती है। V की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, सीधे फॉर्मूले में रख रहा हूं, UF अपॉन U माइनस F फॉर्मूला है आपके पास, माइनस का 90 इंटू माइनस का 30 डिवाइडेड बाई माइनस का 90 प्लस का, सॉरी माइनस का -30। तो V विल बी इक्वल टू 90 इंटू 30 डिवाइडेड बाई -60। अगर इसको कैंसिल आउट करें तो 0 से 0, ये 2 टाइम्स और इसको 2 टाइम्स, तो माइनस का 45 सेंटीमीटर। तो V1 जो आपके पास निकल के आया वो माइनस का 45 सेंटीमीटर निकल के आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ V1। अब देखिए क्या हुआ है, अगर 15 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये जा रहा है कॉन्केव मिरर की तरफ, तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर 1 सेकंड, कितनी देर बेटा बाद, आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद ये कहां पहुंच जाएगा, यहां कहीं। और इसकी लोकेशन क्या होगी, 15 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड है इसकी, इसका मतलब है 15 सेंटीमीटर और पास पहुंच गया। तो पहले 90 पे था, तो U2 जो है अब हो जाएगा 75 सेंटीमीटर पे। तो आपको अब इसके लिए वापस से V2 निकालना है। तो V2 इज इक्वल टू, इस बार U की वैल्यू मैंने माइनस का 75 रखी, इंटू फोकल लेंथ माइनस का 30 है, डिवाइडेड बाई माइनस का 75 और माइनस का -30। बहुत बढ़िया, सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस, 75 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 75 में से 30 जाएगा प्लस का, तो माइनस का 45 बचेगा, ठीक है। 15 से कैंसिल कीजिए इसको, ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 2 टाइम्स, ये 25 टाइम्स, तो 25 टू जा माइनस का 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास जा रहा है, इमेज जो इसकी है वो मिरर से दूर बन रही है। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकता हूं। देखो आपकी इमेज V1 है 45 सेंटीमीटर पे, V2 है 50 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब है दूर जा रही है। तो अब जो स्पीड आप निकालेंगे दैट विल बी, जो आपके पास फाइनल स्पीड है दैट इज V2 माइनस का V1। V2 की वैल्यू कितनी, माइनस का 50, V1 का माइनस का 45, तो आपके पास आ गया माइनस का 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस साइन ये शो करता है कि जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल हूबहू पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर नहीं, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। क्या बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं बच्चा। आपको मिरर इक्वेशन यूज करके यह दिखाना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम फोकस और 2f का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाए, तो जो इमेज है वो 2f से बियॉन्ड, मतलब c और इंफिनिटी के बीच में बनेगी। ये हमें शो करना है। तो देखिए फटाफट यहां पे इक्वेशन बनाते हैं हम। देखो a के अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u हो गया। ये फर्स्ट ऐसे ही जनरल इक्वेशन लिख ली हमने। नाउ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन क्या कह रही है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो ज्यादा है किससे, फोकस से, और कम है किससे, 2f से। ठीक है, हमने एक चीज यहां पे की कि हम इसको लिख लें 1/f,
इसको लिख ले 1/u और इसको लिख ले 1/2f। जैसे ही दोस्तों हम रेसिप्रोकल में वैल्यू लेते हैं वैसे ही साइन पलट जाया करते हैं। जहां फोकस छोटा था अब ये 1 बाई फोकस बड़ा हो जाएगा और ये 1/u भी बड़ा हो जाएगा, ये साइन हमारे बड़े हो गए। अब इस केस में हम एक ऑपरेशन करते हैं, वो क्या, हम इस पूरे ये तीनों इक्वेशंस को या तीनों वैल्यूज को हम 1/u से 1/f से हम माइनस कर देते हैं। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1/f माइनस 1/f ग्रेटर देन 1/f माइनस 1/u ग्रेटर देन 1/f माइनस 1/2f। ठीक है, तो देखिए 1/f माइनस 1/f तो आपके पास 0 हो गया। ये यहां क्या बचा आपके पास, यहां बचा 1/f माइनस 1/u। क्या ये 1/f माइनस 1/u 1/v होता है? हाँ बॉस होता है। ठीक है, ग्रेटर देन किसके ग्रेटर देन, इसका एलसीएम ले लीजिए 1/f माइनस 1/2f का, तो ये 2f एलसीएम आ जाएगा इसका, और f के लिए यहां पे 2 माइनस 1 सो इट विल बी 1/2f। ठीक है, तो ये 1/2f आ गया। चलिए अब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो अगेन साइन बदलेंगे, तो v जो है वो लेस देन हो गया 2f के। सर आप तो कह रहे थे कि v ज्यादा होगा 2f के, डेफिनेट सी बात है, बट रियल इमेज है, रियल इमेज है, इसका मतलब माइनस साइन लगेंगे, और जैसे ही माइनस साइन लगेंगे साइन वापस से पलटेगा। सर समझ में नहीं आया। अरे देखो भाई 4 ज्यादा होता है या 5 ज्यादा होता है, आप कहेंगे 5 ज्यादा होता है, अब इसी में माइनस लगा दो, -5 ज्यादा होता है या -4 ज्यादा होता है, -4 ज्यादा होता है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो आपके पास v जो है माइनस ग्रेटर देन हो गया क्या, माइनस v विल बी ग्रेटर देन -2f। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई। सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप कहीं पे भी रख दीजिए, उसकी इमेज जो है वर्चुअल ही मिलेगी आपको। तो देखिए यहाँ पे इसी इक्वेशन का सहारा लेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u लिखेंगे। ठीक है, अच्छा फोकल लेंथ तो कॉन्वेक्स में पॉजिटिव रहती ही है, प्लस का f रह गया, माइनस का u जो है वो माइनस का लोगे आप, तो ये जो है वो आपके पास आ गया 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। अब ये क्या दिखाता है, ये दिखाता ये है कि यहाँ पे आपके पास जो इमेज होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, और पॉजिटिव साइन होता है किसका, वर्चुअल का। सो हाँ सेटिस्फाई होती है ये बात कि ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रख दीजिए इमेज हमेशा कॉन्वेक्स के लिए वर्चुअल ही बनेगी। चलिए सी पॉइंट पे आते हैं। सी पॉइंट ये वाला है आपका। सी पॉइंट ये कहता है कि जब आप पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे कॉनकेव मिरर के लिए, तो आपके पास जो इमेज मिलेगी दैट इमेज विल बी वर्चुअल इमेज। ठीक है, और एनलार्ज इमेज होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे वो वर्चुअल होगी और कैसे एनलार्ज होगी। पहले वर्चुअल की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, दूसरी इक्वेशन मैंने यूज की कि ये जो u है ये लेस देन f होगा। ठीक है, u जो है वो लेस देन f होगा। अब इस केस में आप देखिए, आप यहां पे अगर फोकल लेंथ की वैल्यू ज्यादा होगी और u की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 1/u विल बी ग्रेटर देन 1/f होगा। अगर मैं इसको उल्टा करूं तो आपके पास 1/u विल बी ग्रेटर देन टू 1/f होगा। इस सिचुएशन को यहां अप्लाई किया जाए तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ज्यादा बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू छोटी होगी। आप कहेंगे हाँ सर बात तो समझ में आ रही है, लेकिन साइन नेगेटिव है। अरे भाई u के आगे एक नेगेटिव साइन और लगाओ तो पॉजिटिव हो गया, और f के आगे नेगेटिव माइनस साइन लगाओ तो u क्या हो जाएगा बेटा, ये इक्वेशन हो जाएगी माइनस का f प्लस का 1/u। अब देखो 1/u ज्यादा बड़ा है जो कि पॉजिटिव में है, 1/f छोटा है जो कि नेगेटिव में है। इसका मतलब आंसर किसका आएगा, आंसर में साइन वो आएगा जो साइन u के पास है। u के पास साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। अब ये हम यहां पे शो करेंगे कि वो एनलार्ज भी है इमेज। ठीक है, तो इसी तरह के यहां पे सिचुएशन बना लेते हैं कि u जो है वो छोटा है फोकस के और ये बड़ा है किससे, 0 से। पोल का जो डिस्टेंस है वो 0 लिया जाता है। अब ऐसे ही जैसे हमने यहां किया था, इस पूरी इक्वेशन को आप 1/f से माइनस कर दीजिए, 1/f माइनस 1/0 लेस देन 1/f माइनस 1/u एंड लेस देन 1/f माइनस 1/f। 1/f से 1/f कैंसिल हो गया, 1/f माइनस 1/0 ये हो गया बेटा 1/f, और 1/f माइनस 1/v ये हो गया आपके पास, ऊपर वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू है बेटा, v की है। तो 1/f इज लेस देन 1/v, सो f विल बी ग्रेटर देन 1/v। सर आप तो कह रहे थे कि v ज्यादा बड़ा होगा, यहां तो v छोटा निकला फोकस से, नहीं, आप साइन बदलो। कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो माइनस साइन जैसे ही यहां लगाओगे दैट मींस फोकल लेंथ विल बी लेस देन v। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज डिस्टेंस मिलेगा वो फोकस से ज्यादा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस से कम है। इसका मतलब क्या है कि बड़ी इमेज मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के सारे क्वेश्चंस करने के बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 2-3 फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले फटाफट समझेंगे। चलिए भाई, सबसे पहले आपके पास 2-3 फॉर्मूले आते हैं। दैट इज एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आता है, म्यू इज इक्वल टू v1/v2
और V1 और V2 हमने कैसे लिया, हमने यहां लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो जिसकी आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखी हुई है उसकी स्पीड नीचे आती है, जिसके रेस्पेक्ट में लिखी है उसकी स्पीड ऊपर आती है। एक और फॉर्मूला है यहां पे, दैट इज म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, जिसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। और एक और फॉर्मूला है, अगर मैं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्प्लिट कर दूं तो कैसे लिखूंगा, 2 को ऊपर नीचे 1 को, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। 3 फॉर्मूले हैं अलग अलग, इन 3 फॉर्मूले पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके पास ग्राफ दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, और आपको द ग्राफ ऑफ साइन आई वर्सेस साइन आर एज शोन, फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। एक चीज मुझे चेंज करनी है, ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू आई की है, ये वाली वैल्यू आर की है, ठीक है, गलत ग्राफ यहां पे पेस्ट हो गया, ये वैल्यू आई की है, ये वैल्यू आर की है। अब हमें यहां पे क्या निकालना है, हमें निकालने हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है। तो पहले आप स्नेल्स लॉ लगा के यहां पे क्या करें, साइन आई और साइन आर के बीच में जो एंगल दिया हुआ है स्लोप का, उस स्लोप से म्यू निकाल लें। कैसे निकलेगा, आप यहां पे ट्रायंगल को कंप्लीट कीजिए, ट्रायंगल को कंप्लीट किया, कर लिया बॉस, ठीक है। ये अगर साइन आई है तो ये भी साइन आई हो गया। यहां पे आप tan 60 लिखिए, tan 60 tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है क्या, साइन आई, और बेस क्या है बेटा, बेस है साइन आर, ठीक है। अच्छा, साइन आई और साइन आर होता है म्यू, तो tan 60 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है बेटा, √3 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। और साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू होता है, इसका मतलब ये जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो गई। इससे क्या मिलेगा सर, इससे हमें ये मिलेगा। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहां पे लिखूं म्यू 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो आपके पास क्या आ गया, √3 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी इन 1 अपॉन वेलोसिटी इन 2, तो वेलोसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ, ये आपके पास फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम निकल के आ गया, ठीक है बच्चा। तो देखिए इधर आगे नेक्स्ट वन, ए रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन एक फॉर्मूला यहां इन्वॉल्व है, यहीं से करेंगे हम। म्यू इज इक्वल टू, मैंने कहा कि लाइट जो है बेटा वो एयर से किसी भी दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, ठीक है, ये कोई भी मीडियम है यहां पे। तो हमने क्या लिखा यहां पे, स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम, ठीक है बच्चा। तो स्पीड जो एयर में लिखी जाती है वो c से, मीडियम में कोई भी स्पीड v से लिखी जाती है, ठीक है। अपन को मालूम है स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है न्यू लैम्डा, तो मैंने यहां लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर न्यू लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय न्यू लैम्डा इन मीडियम। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगी, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा हूं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ चेंज होती है। तो म्यू से म्यू कैंसिल, न्यू से न्यू कैंसिल, आपके पास लैम्डा एयर दी हुई है 600 और लैम्डा मीडियम दी हुई है 400, तो म्यू इज इक्वल टू आ गया 1.5, तो 1.5 आपको दिया है, टिक लगा लीजिए। आगे रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बीकर ले लिया, उसमें एक कॉइन डाल दिया और ऊपर से देखा तो आपको ऐसा लगता है कि वो कॉइन थोड़ा सा ऊपर नजर आ रहा है। तो वो जो कॉइन ऊपर नजर आ रहा है, कितना ऊपर नजर आ रहा है, इसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। इन 2 फॉर्मूले से हम पूरा रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहां पे स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला है वो है एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ को शॉर्ट में लिख दिया डिवाइडेड बाय म्यू, एक फॉर्मूला ये है। दूसरा ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना अपनी ओरिजिनल जगह से ऊपर नजर आ रहा है, तो वो फॉर्मूला होता है किसका, शिफ्ट का। शिफ्ट ये बताती है कि अपनी ओरिजिनल शिफ्ट पोजीशन से वो कितना शिफ्ट हो गया है। शिफ्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एक्स से, इसका फॉर्मूला होता है t इंटू 1-1/μ। टी क्या है, टी जो है वो आप जहां से वो जैसे फॉर एग्जांपल बीकर है, तो बीकर का जो सबसे ऊपर वाला जो सरफेस है, सरफेस से लेके बॉटम तक का जो डिस्टेंस है उसको टी से लिख देते हैं। एक्चुअली ये आया है कहां से, ग्लास स्लैब से। मान लीजिए ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब के नीचे वाले हिस्से पे किसी ने क्रॉस मार्क कर दिया और ऊपर से देख रहे हैं तो वो क्रॉस कितना ऊपर नजर आएगा, तो टी जो है वो ग्लास स्लैब की थिकनेस ली जाती थी। यहां पे हम जो बीकर है उसकी डेप्थ को भी टी ही ले लेते हैं, तो टी बेसिकली वो डेप्थ है या थिकनेस है। ये 2 फॉर्मूले पे ये पूरा रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के क्वेश्चंस हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, a mark is made on the bottom of a beaker and a microscope is focused on it. The microscope is raised through 1.5 centimeter. To what height water must be poured into the beaker to bring the mark again into focus? देखिए क्वेश्चन है क्या, समझ लीजिए जरा। हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया, बीकर में पानी नहीं है अभी, उस बीकर के नीचे एक क्रॉस मार्क कर दिया और हमने ऊपर माइक्रोस्कोप से देखा और उसको हमने सेट करके उसको हम फोकस में ले आए। उसके बाद उस बीकर में हमने पानी भर दिया।
अब पानी के भरने की वजह से वो क्रॉस ऊपर दिखाई देगा, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे पुरानी ओरिजिनल वाली सेटिंग पे, जब आपने पहले फोकस किया था उसी हिसाब पे, तो वो अब फोकस में नजर नहीं आएगा। तो फोकस में लाने के लिए उस माइक्रोस्कोप को आपको थोड़ा सा उसके जो लेंस है उसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। कितना ऊपर करें हम कि आपके पास जो मार्क है वो आपके पास फोकस में आ जाए, तो उसके लिए हमें ये क्वेश्चन करना है। तो समझ में आ गई बात, कितना ऊपर करें कि वो मार्क हमारे पास फोकस में आ जाए। तो देखिए इधर माइक्रोस्कोप को हमने ऊपर उठाया है कितना, 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर माइक्रोस्कोप के लेंस को आपने शिफ्ट किया है, तो वो रियल डेप्थ है या अपरेंट डेप्थ है? वो उसकी अपरेंट डेप्थ है। क्यों? माइक्रोस्कोप को आपने कब उठाया? तब उठाया जब आपने वाटर वहां पे शिफ्ट कर दिया, वाटर वहां डाल दिया। तो वाटर के डालने की वजह से जो डिफरेंस आया है, पहले आपने माइक्रोस्कोप से फोकस कर लिया था उसको, माइक्रोस्कोप से फोकस करने के बाद पानी डाला, पानी डालने के बाद माइक्रोस्कोप से देखा, तो जो पानी डालने के बाद चेंज आया है उसकी लोकेशन में, उस लोकेशन को यहां पे दिया हुआ है क्या, 1.5 सेंटीमीटर। सो ये आपके पास अपरेंट डेप्थ है। वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दी हुई है 4/3। आप रियल डेप्थ आपको निकालनी है, निकाल लीजिएगा। क्या बात समझ में आ गई? चलिए भाई नेक्स्ट वन। बॉटम ऑफ ए कंटेनर इज ए 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब। क्वेश्चन में समझ गया, आप समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कहता है बेटा कि आपके पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, बस है हमारे पास एक ग्लास स्लैब, ये रहा ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के बॉटम पे हमने एक क्रॉस मार्क कर दिया, अच्छी बात है, मार्क कर दो क्रॉस, ठीक है। उसके ऊपर हमने क्या किया, क्रॉस के ऊपर हमने मतलब वही बीकर का जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसकी कुछ थिकनेस है, उसके नीचे हमने मार्क कर दिया। उसके ऊपर हमने 2 लिक्विड डाल दिए जो इमिसिबल हैं, मतलब मिक्स नहीं हो सकते। एक यहां पे है और दूसरा यहां पे है। कलर दूसरा ले लेता हूं, ये यहां पे है, ठीक है। इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया और ग्लास स्लैब को सी नाम दे देंगे। ए जो है ए, उसकी थिकनेस मतलब उसकी जो डेप्थ है वो 6 सेंटीमीटर है, तो ये t इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ दिया है क्या, ए और बी का, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 दिया है। चलिए बी की जो थिकनेस है वो 8 सेंटीमीटर है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.3 दिया है, और ग्लास स्लैब जो है वो 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दी है। ऊपर से हमने देखा, यहां से हमने देखा, तो हमें ये देखना है कि ये मार्क कितना ऊपर नजर आएगा। शिफ्ट कितना हो गया है, शिफ्ट पूछा है या क्या पूछा है हमसे? ये पूछा है कि बेसिक सी व्हाट इज द अपरेंट पोजीशन, सॉरी शिफ्ट नहीं पूछा, अपरेंट पोजीशन पूछी है। तो अपरेंट पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है, अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू। तो आप देखिए यहां पे हमने लिखा टोटल अपरेंट डेप्थ। टोटल अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या है, टोटल अपरेंट डेप्थ। अब देखो टोटल अपरेंट डेप्थ 3 अलग अलग चीजों की वजह से है, तो 3 अलग अलग चीजों की वजह से अलग अलग लिख लीजिए आप। तो देखिए मैंने लिखा रियल डेप्थ ऑफ ए अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्लस रियल डेप्थ ऑफ बी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी प्लस रियल डेप्थ ऑफ सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी। टोटल ऐड करके डिवाइड मार दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ 210 mm, ठीक है, एक क्यूब है बेटा, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ऑफ कंटेन्स ए स्मॉल एयर बबल। क्या कॉन्सेप्ट है, देखो भाई ग्लास के जब कोई भी मटेरियल बनाया जाता है, ग्लास का बनाया जाए या स्टील का बनाया जाए, एक्चुअली क्या होता है कि क्या हुआ कि ग्लास आपने बनाया तो मोल्टन फॉर्म में होता है, फिर ये जब ये कूल डाउन होता है तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो जब ये कूल डाउन हो रहा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ एयर के बबल्स बीच में आ जाते हैं, ठीक है। अब एयर का बबल यहां पे कहीं आ गया है, पूरी साइड है 210 mm की, और एयर का बबल यहां कहीं आ गया है। एक साइड से ये 100 सेंटीमीटर पे 100 mm पे दिखाई दे रहा है और एक साइड पे 40 mm पे दिखाई दे रहा है। आपको बताना है कि व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द बबल फ्रॉम सेकंड फेस एंड व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ क्यूब। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं और वो निकालते हैं। एक साइड से देखा तो 40 सेंटीमीटर पे नजर आ रहा है और दूसरी साइड से देखा तो 210 सेंटीमीटर पे नजर आ रहा है। तो सवाल 100 सेंटीमीटर पे नजर आ रहा है। तो देखो दोनों तरफ से अगर जोड़ा जाए तो अपरेंट डेप्थ इसकी कितनी हुई, इसकी जो अपरेंट डेप्थ हुई दैट इज 40 प्लस 100 दैट इज 140 mm, ठीक है। और इसकी रियल डेप्थ कितनी है, रियल डेप्थ है 210 mm। तो इसका म्यू कितना निकल के आएगा, रियल डेप्थ को अपरेंट डेप्थ से डिवाइड मार दो, बहुत बढ़िया। तो 210 डिवाइड बाय 140, आंसर आ गया 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत बढ़िया। अब आपके पास 1.5 आ गई, तो ये 40 mm आपसे बोला है सेकंड फेस। अब किसको ये सेकंड मानने में वो एक अलग बात है, आप एक काम करो दोनों का ही निकाल लो। अब अगर मैं इसका निकालूं तो ये क्या है, अपरेंट डेप्थ है, तो रियल डेप्थ इज इक्वल टू
म्यू इंटू एपरेंट डेप्थ, ठीक है। म्यू कितना है 1.5 इंटू 40 तो 60 mm, और दूसरे वाले के लिए रियल डेप्थ इज इक्वल टू 1.5 इंटू 100 इज इक्वल टू 150 mm। तो आपके पास दोनों को ऐड करोगे तो 210 mm जो है वो इसका रियल डेप्थ आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए भाई नेक्स्ट वन समझते हैं। अ मैन इज स्विमिंग, मैन और बर्ड वाले क्वेश्चंस तो बड़े नेचुरल से क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशन में आते हैं नहीं आते वो एक अलग बात है, कम आते हैं मैं आपको सही बताऊं, लेकिन फिर भी समझने में कुछ नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है। मैन इज स्विमिंग 20 सेंटीमीटर बिलो वाटर सरफेस, ये वाटर सरफेस है, इससे 20 सेंटीमीटर नीचे एक मैन स्विमिंग कर रहा है, अच्छी बात है करने दो। अ बर्ड इज फ्लाइंग एट 36 सेंटीमीटर अबव वाटर सरफेस, जो बर्ड है वो यहां पे कहीं, बर्ड जो है वो 36 सेंटीमीटर पे फ्लाई कर रही है। इस बर्ड ने खुद से 54 सेंटीमीटर नीचे जो है मैन को देखा है। आपको बताना है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, मतलब कि एपरेंट डेप्थ बर्ड से ये जो नजर आया है ये 54 सेंटीमीटर है। अब आपको ये बताना है कि बेसिक सी बात ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। देखो इधर बर्ड ने मैन को देखा, ठीक है, तो बर्ड ने कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा कहां तक, जब तक एयर में लाइट जा रही है। रिफ्लेक्शन तब होगा जब वो लाइट वाटर में एंटर हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये जो 36 सेंटीमीटर है यहां तक कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है इसमें से 36 आप माइनस कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 36 माइनस किया तो इट इज 18 सेंटीमीटर। तो जो मैन की एपरेंट डेप्थ है कहां, सरफेस से नीचे, वो कितनी है 18 सेंटीमीटर। और रियल डेप्थ कितनी है, रियल डेप्थ आपको दी है 20 सेंटीमीटर है। तो म्यू इज इक्वल टू आर डी अपॉन ए डी लगा के आप म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से स्पेशली प्रिज्म के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। कौन से फॉर्मूले इन्वॉल्व है, मात्र एक फॉर्मूला। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसने पूरे में दंगल मचाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू, नहीं वापस आओ बच्चा, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आईसी, या आपने साइन आईसी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू पढ़ा है, ठीक है, एक ही बात है, कोई अलग नहीं है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स ऑन ए ग्लास स्लैब of refractive index 2 by root 3 and grazes out from adjacent face, find the angle of incidence of light। चलिए देखिए इधर एक ग्लास स्लैब दिया हुआ है आपको, ठीक है, इस ग्लास स्लैब पे लाइट यहां पे ऐसे एंटर होती है, तो सीधी सी बात है रिफ्लेक्शन होने वाला है, ठीक है। मैंने ये नॉर्मल बनाया, ये लाइट जो है वो सीधी जानी चाहिए थी बट ये बेंड हो जाती है, और बेंड होने के बाद इस फेस पे एंटर हुई थी, इसका एडजेसेंट फेस कौन सा होगा, बगल वाला, ये वाला जो फेस है, इससे ये लाइट ग्रेज आउट कर जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है। बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आपके पास म्यू दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, तो देखिए हमने क्या किया, इसको ज्वाइन करके पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये ठीक है, ये आपके पास एंगल आई हो गया और ये वाला एंगल आर हो गया। अब अगर लाइट ग्रेज करके जा रही है तो ये वाला एंगल आईसी हो जाएगा, तो साइन आईसी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, ठीक है। म्यू की वैल्यू दी हुई है 2 बाई रूट 3, तो रूट 3 ऊपर चला जाएगा, 2 रूट 3 बाई 2, और रूट 3 बाई 2 60 डिग्री होता है, तो आईसी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है, ठीक है, ये पूरा राइट एंगल आपने ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपके पास साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू वाला फॉर्मूला लगाइए, तो साइन आई अपॉन साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3। सॉल्व कर लीजिए, आई की वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट वन, स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लीजिए। आपके पास एक बीकर है, बीकर के बॉटम पे आपने एक लाइट सोर्स रख दिया और बीकर को फिल कर दिया वाटर से, ठीक है। अब क्या होने वाला है बॉस, अब होने ये वाला है कि ये सोर्स से लाइट वेव्स बाहर निकलेंगी, ठीक है, ये लाइट वेव ऐसे बाहर गई, ये लाइट यहां से ऐसे गई, ये लाइट यहां से ऐसे गई। अब क्या होगा, क्योंकि डेंसर मीडियम से बाहर जा रहे हैं आप, तो ये लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो ये लाइट कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी और ये वाली लाइट वे ऐसे बेंड हो जाएगी। नेक्स्ट में क्या होगा कि ये लाइट यहां से ऐसे आई, अब होगा ये कि ये लाइट जो है बढ़ते बढ़ते इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो ये लाइट वे बाहर ना जाके कुछ ऐसे चली जाएगी और ये लाइट वे कुछ ऐसे चली जाएगी। इसके बाद जितनी भी लाइट वेज हैं
अगर एंगल इससे ज्यादा एंगल हुआ तो ये लाइट वेव्स वापस आ जाएंगी अपने ही मीडियम में, क्योंकि इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के से ज्यादा हो जाएगा। तो जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तब TIR होता है। तो इसका मतलब क्या है बच्चा, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो लाइट वेव्स हैं, ये वाली लाइट वेव्स जो बाहर जा रही थी, इनकी वजह से ही बाहर रोशनी होगी। तो ये एक सर्कल फॉर्म करती है जिसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और इसका जो सर्कल का रेडियस है वो ये वाला है। ठीक है, अब देखिए रेडियस निकाला कैसे जाता है। मैं इस ट्रायंगल को वापस से बना रहा हूं, सिर्फ मैं काम की चीजें बनाऊंगा इसमें। ये R हो गया, ये आपको हाइट दे दी जाती है H। ठीक है, ये आपके पास, अब देखिए वो लाइट वे जो सीधी ऐसे चली गई तो उसके लिए ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा, और क्रिटिकल एंगल साइन IC जो है इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। तो 1 जो है साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, तो आपके पास ये वाली वैल्यू जो है वो 1 हो गई और ये वाली वैल्यू म्यू हो गई। लेकिन मुझे यहां वैल्यू चाहिए H की वैल्यू म्यू के टर्म में, तो क्या निकल के आएगी, देखिए ये हाइपोटेनस है, ये चाहिए मुझे, तो ये वैल्यू हो जाएगी म्यू स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा बिल्कुल सही आया है, आप पाइथागोरस लेके आंसर निकाल लीजिएगा। तो देखिए ये अपॉन ये कीजिए, R अपॉन H इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। ठीक है, रूट हटाना है, स्क्वायर कर दीजिए, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। और अगर एरिया लेना है तो एरिया होता है पाई R स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू रखी, R की वैल्यू हो गई H स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। आपके पास क्वेश्चन ये है, ये फाइनल फॉर्मूला है। आपके पास क्वेश्चन ये है कि डेप्थ का मतलब H की वैल्यू दी हुई है आपको और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, पुट कीजिए, आंसर निकाल लीजिए, आंसर आपका है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज वही है, फॉर्मूला जो हमने निकाला है वही फॉर्मूला यहां मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। APQ incident normally on the refracting face BA is refracted in the prism BAC made of material refractive index 1.5, complete the path of ray from which face the ray will emerge, justify your answer। देखिए भाई साहब, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और कई बार बच्चे इसको गलत करके आते हैं। तो देखिए अगर ये लाइट रे फेस पे नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है, एक मिनट मैं जरा कलर चेंज कर लूं, ये लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, 90 डिग्री पे आ रही है तो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे की कहानी समझिए, ये 90 तो ये वाला 90, ये 60 तो ये वाला एंगल 30, बहुत बढ़िया, ये 30, ये 90, 90 और 30 होता है 120, 180 में से, मतलब ये इस पूरे ट्रायंगल के लिए 180 में से 120 माइनस करेंगे तो ये एंगल आ गया क्या 60। अब अगर मैं बात करूं यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर लूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज आप याद रखिएगा, कोई भी ग्लास सरफेस हो, कोई भी ग्लास मटेरियल हो, उसका जो क्रिटिकल एंगल है IC वो कभी भी कम नहीं होगा 40 डिग्री से, कम से कम बता रहा हूं 42 डिग्री एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आती है। आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री है तो बहुत कम है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से, तो इसका मतलब है लाइट बाहर जाएगी और बाहर जाते टाइम ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी कि डेंसर मीडियम से बाहर जा रही है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाएगी, नॉर्मल ये है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी तो ये लाइट वे कुछ इस तरह से चली जाएगी, ये इसका पाथ है। नेक्स्ट वन, ए लाइट रे is incident normally on one face of equilateral glass prism of refractive index mu. When the prism is completely immersed in transparent medium, it is observed that the emergent ray just grazes the adjacent face. What is the refractive index? चलिए भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्या है, एक प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, बना लेते हैं फटाफट। एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, ठीक है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, यहां पे एक फेस पे लाइट एंटर हुई है, एक फेस पे लाइट कुछ इस तरह से एंटर हुई है, ठीक है, तो और नॉर्मली एंटर हुई है तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। और क्या बोला कि इसको एक लिक्विड में आपने डाल दिया है, लिक्विड में डाल दिया है, तो लिक्विड में डालने की वजह से ये ग्रेज करके जा रही है ऐसे। आपको लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताना है। चलो देखो इधर, ये वाला एंगल 60 हो गया, ये 90 हो गया, 90 और 60 150 हो गया, ये वाला जो एंगल आपको मिलेगा कौन सा वाला, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा 150 और 150 में को अगर माइनस कर दिया जाए 180 से तो ये मिल गया 30 डिग्री। ठीक है, अब नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। चलिए आप फॉर्मूला लगाइए, साइन IC इज इक्वल टू 1 बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए साइन IC, साइन 60 डिग्री, IC की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, क्योंकि इसी एंगल पे वो ग्रेज करते हुए जा रही है, 1 अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, और मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखिए। चलिए 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम का अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का म्यू दिया हुआ है, तो मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है बेटा वो म्यू इंटू √3/2 हो गया।
क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ये वैल्यू आ गई किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम। एक प्रिज्म को एयर में रखा तो एयर में जब रहते हुए लाइट उस पर इंसिडेंट होती है नॉर्मली एक सरफेस पे और दूसरे सरफेस से वो ग्रेज आउट कर जाती है, मतलब कि जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस वाले सरफेस पे वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है। और सेकंड सिचुएशन में क्या होता है कि इसी प्रिज्म को ले जाके आप एक मीडियम में रख देते हो, तब आपसे पूछा गया है कि वो ग्रेज आउट करेगी या TIR होगा या रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा। तो पहले सिचुएशन 1 की बात करते हैं। सिचुएशन 1 यहां पे क्या है बेटा? सिचुएशन 1 यहां पे है, सॉरी सिचुएशन 1 तो आ ही नहीं पाई, it's something else opened. So देखिए यहां पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 1 क्या है? जब प्रिज्म एयर में रखा हुआ है तो उस कंडीशन में यहां पे हमने लिखा sin IC इज इक्वल टू 1/μ। अब देखा जाए तो IC जो है वो 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि लाइट यहां आएगी। हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं इसके, और आप जानते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल 90 हो गया, ये 60 हो गया, ये वाला एंगल जब आप नॉर्मल बनाएंगे तो ये 60 ही बैठेगा। ये ग्रेस कर गया तो आपके पास IC 60 डिग्री है, तो ये वैल्यू जो है वो आपके पास आगे क्या √3/2। √3/2 की वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू 1.73/2, तो ये 0.86 के आसपास वैल्यू हो गई। अब देखिए हमने क्या किया दूसरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, दूसरे सिचुएशन के हिसाब से हमने किया ये कि हमने इसको एक मीडियम में रख दिया जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 है। 4/3 है तो उसके उस मीडियम में जो है लाइट उस मीडियम में ये ग्रेस करेगी या रिफ्लेक्ट करेगी वो हमें देखना है। तो अगेन यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, sin IC इज इक्वल टू 1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड या मीडियम। तो sin IC इज इक्वल टू लिक्विड की जो वैल्यू है वो आपके पास इसको लिक्विड ऊपर आ जाएगा, प्रिज्म नीचे आ जाएगा। लिक्विड की वैल्यू 4/3 है, प्रिज्म की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2 है, सो इट विल बी 8/9। 8/9 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.88। अब देखा जाए तो जो इस केस में बेसिकली आपको क्या चाहिए? आपको क्रिटिकल एंगल इतना चाहिए, लेकिन क्रिटिकल एंगल आपको मिल कितना रहा है? 0.86। इसका मतलब जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कम है किससे? क्रिटिकल एंगल से। और क्रिटिकल एंगल से कम है तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी, कोई TIR नहीं होगा लाइट पे। क्या बात समझ में आ गई? नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस। स्फेरिकल सर्फेसेस में दो केसेस आते हैं, दो फॉर्मूले मेन हैं इसमें, उन दोनों फॉर्मूले से ही क्वेश्चंस बनते हैं। एक फॉर्मूला है आपके पास μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, हालांकि आपके सिलेबस में दो फॉर्मूले अलग अलग हैं, रेयर टू डेंसर अलग है, डेंसर से रेयर अलग अलग है, बट आपको इस सब में नहीं पढ़ना है, आपको बस ये देखना है यही फॉर्मूला दोनों में इस्तेमाल हो जाता है। इसके अलावा एक लेंस मेकर्स फॉर्मूला है जो कि फाइनल उसके लिए है। लेंस मेकर्स फॉर्मूले की वैल्यू होती है बेटा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये दो फॉर्मूले बेसिकली आपके लगभग हर तरह के रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एबल होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड सिमेट्रिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव स्फेरिकल सर्फेस ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना दिया है। मैं आपको सिचुएशन समझा दूंगा, वैल्यूज बता दूंगा कैसे पुट होंगी, कैलकुलेशन आप करेंगे। कॉन्केव सरफेस कुछ ऐसा होता है और ये वाला सरफेस जो है वो डेंसर मीडियम है, इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 दी हुई है और इसके सामने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एयर में। इसको मीडियम 1 लीजिए, इसको मीडियम 2 लीजिए, ये डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है। अब देखिए कॉन्केव सरफेस है तो इसका रेडियस भी इसी साइड होगा, तो रेडियस इसका हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने यही वाला फॉर्मूला लगाया, कौन सा? μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू 1/r μ2 माइनस μ1। अब यहां पे μ2 क्या है? μ1 तो एयर ऑब्जेक्ट यहां रखा है, μ2 इसका मीडियम है तो आपके पास आ गया 1.5/v माइनस ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है, μ1 की वैल्यू मतलब एयर में है तो 1 हो गया, ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर दूर है तो माइनस का 60 इज इक्वल टू 1/माइनस का 20, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट की साइड में है तो माइनस साइन आएगा और ये हो गया 1.5 माइनस 1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, एन एयर बबल इज ट्रैप्ड एट पॉइंट B in glass sphere of radius 40 centimeter and refractive index इतना, find the nature and position of image of the bubble as seen by observer at point B। यहां पे कोई बबल है और कोई बंदा यहां से देख रहा है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये बबल कहां दिखाई देगा उसको। ठीक है, अब देखिए यहां पे
यहां पे अगर बबल है इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहां है, ऑब्जेक्ट यहां है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, यहां पे इमेज फॉर्म होने वाली है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर में होगा वो लागू होगा। तो आपके पास फॉर्मूला वही बेटा, μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ये फॉर्मूला हो गया। μ2 बेसिक सी बात है कि इमेज एयर में फॉर्म होने वाली है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, अपॉन वी फॉर्म होगा माइनस का μ1 इस बार 1.5 है, यू की वैल्यू। अब देखिए हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सरफेस से कैलकुलेट होता है, पूरा रेडियस 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और सीबी 20 दिया है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो गया। तो आपके पास -20 ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा माइनस लगाया ही जाता है। μ2 मींस μ2 की वैल्यू तो 1 है और μ1 की वैल्यू 1.5 है, आर जो है -20 क्योंकि उसी साइड है जिस साइड ऑब्जेक्ट है। आप पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, वी की वैल्यू निकल आएगी। चलिए नेक्स्ट वन, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at point O in front of glass sphere as shown, show the image formation। इमेज फॉर्मेशन इसका बड़ा ही सिंपल होता है कि लाइट वे बेटा एक तो यहां से यहां गई और दूसरी लाइट वे यहां गई, यहां पे नॉर्मल बनेगा सरफेस के लिए इस तरह से, और नॉर्मल के पास नॉर्मल की तरफ लाइट कुछ इस तरह से बेंड हो जाती है, ठीक है। फिर दूसरे सरफेस पे जब पास होगी तो वापस से नॉर्मल बनेगा कुछ इस तरह से, और फिर अगेन अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइट बेंड हो जाती है, तो कुछ इस तरह से ये लाइट यहां पे मिल जाएगी। ये इसका इमेज फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर से 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, और ये किसी एक लिक्विड में इमर्स कर दिया गया जिसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है। आपसे पूछा गया है कि इस लेंस का नेचर क्या होगा, ये लेंस कैसे बिहेव करेगा। कैसे से क्या मतलब है, नेचर तो हमें कॉन्वेक्स दिया हुआ है तो इसमें नेचर तो हमारे लिए पहले से ही स्पेसिफाई है कि वो कन्वर्जिंग लेंस है। बच्चा एक चेंज इसमें ये होता है कि, और ध्यान से सुनना इस चीज को, कि जब भी हम किसी लेंस को किसी ऐसे लिक्विड में डुबो देते हैं जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में लेंस का नेचर बदल जाता है। अगर वो कॉन्केव था तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, अगर वो कॉन्वेक्स है तो कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा। फोकल लेंथ दोनों ही केसेस में बढ़ती है, ठीक है, और दोनों ही केसेस में नेचर बदल जाता है। बस कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जिस मीडियम में उसको इमर्स किया जा रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को किया कैसे जाए, आपको बताया गया है कि लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर लेंथ बताई नहीं है कि कहां पे है, तो एयर में मान लीजिए आप। तो देखिए, तो एयर में फोकल लेंथ आपके पास 1/f कहां एयर में इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है म्यू -1 1/r1 -1/r2। यहां से फोकल लेंथ आपने कॉन्वेक्स की रखी 20, म्यू की वैल्यू 1.5 -1 1/r1 -1/r2। इसको सॉल्व करेंगे 1/20, ये 1.5 -1 0.5 और 0.5 को लिखा जा सकता है 1/2 1/r1 -1/r2। 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास 1/r1 -1/r2 इज इक्वल टू 1/10 आ गई वैल्यू। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन, अब मैंने फोकल लेंथ किसी मीडियम में निकालनी है, तो आपके पास अगर मीडियम में निकालनी है तो इस म्यू को सिर्फ म्यू नहीं लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है, -1, क्योंकि मीडियम जैसे ही इन्वॉल्व होगा हम नीचे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देंगे। यहां भी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो नहीं लिखा जाता। तो आपके पास वैल्यू आ गई क्या, 1/r1 -1/r2। इसको और सॉल्व किया जाए तो देखिए, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है और आपके पास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 -1 और 1/r1 -1/r2 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है जिसकी वैल्यू है 10। सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास आ गया 1.5 -1.55 डिवाइडेड बाई 1.55 इंटू 1/10। अब आप देखिए 1.55 बड़ा है और माइनस का है, तो यहां पे वैल्यू बेटा आ जाएगी आपके पास 1/f इज इक्वल टू 0.05, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे 0.05 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1.55 इंटू 1/10। अगर यहां से पॉइंट हटाएं, 5 से इसको कैंसिल करें, सो इट विल बी 31। ये 31 जाएगा, तो फोकल लेंथ जो कैलकुलेट होके आएगी दैट विल बी, अच्छा एक और चीज, ये माइनस का आएगा आंसर, तो माइनस का 310 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बट नेचर भी चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, देखिए जो लेंस मेकअप्स फॉर्मूला है उससे ऐसे ही क्वेश्चन और इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बनते। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, देखिएगा जरा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पहले तो फॉर्मूला समझ लीजिए, फॉर्मूला क्या है। हालांकि ये वाला जो फॉर्मूला है वो कम कम जगह इस्तेमाल होता है। जब दो लेंसेज आप बिल्कुल एक दूसरे के साथ रख देते हैं तो इनकी जो फोकल लेंथ नेट आती है दैट विल बी इक्वल टू f1 प्लस 1/f2। इस तरह से इसको ऐड किया जाता है। साइन का ध्यान रखेंगे, अगर कॉन्केव लेंस होगा तो वहां माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, इन ए फॉलोइंग डायग्राम, ये एक डायग्राम दिया है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है और 15 सेंटीमीटर लेंस से दूर रखा है ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज आई जो है वो फॉर्म्ड हुई है 80 सेंटीमीटर पे। यहां आपसे सेकंड लेंस की फोकल लेंथ पूछी है। क्वेश्चन लंबा जरूर लगता है बट एक ही स्टेप के बाद क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ नजर आता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर है, ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर पे है और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दी है। अगर मैं लेंस का फॉर्मूला लगाऊं तो आपके पास 1/v माइनस 1/u आ जाएगा, तो यहां पे 1/20 प्लस का 1/v एज इट इज माइनस का माइनस 1/15। u के साथ तो हमेशा नेगेटिव साइन लगाया ही जाता है। 1/20 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर लाएंगे तो वापस से माइनस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लीजिए 20 और 15 का एलसीएम 60 आएगा, 23 जा 60, 15 4 जा 60 इज इक्वल टू 1/v। तो माइनस 1/60 विल बी इक्वल टू 1/v। v इज इक्वल टू बेटा माइनस का 60 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, माइनस साइन ये शो करता है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इमेज भी उसी साइड फॉर्म हो रही है, तो इस साइड फॉर्म हो रही है। कितना? 60 सेंटीमीटर दूर। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए, यहां से 60 सेंटीमीटर दूर इमेज फॉर्म हो रही है। अब ये जो इमेज फॉर्म हो रही है मैं इसको आई डैश नाम दे दूं। ठीक है, आप जानते हैं कि पहले लेंस ने जो इमेज फॉर्म की है वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो इस वाले लेंस से ये वाला जो इमेज है जो इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करने वाली है वो कितना दूर है? देखिए बेटा ये लेंस 20 और 20 से ये इधर कितना 60 सेंटीमीटर। तो 60 यहां से यहां और 20 यहां से यहां, ये डिस्टेंस कितना हो गया? 80। और कमाल की बात ये है कि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट भी 80 पे है और इस लेंस ने इमेज भी 80 पे ही फॉर्म कर रही है। तो सेम डिस्टेंस पे जब इमेज फॉर्म हो जाती है तो वो जो डिस्टेंस है वो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2f होता है। तो लेंस के लिए ये जो है 80 सेंटीमीटर, इसका 2f2 है, तो f2 विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान एक स्टेप, बस हमने इसकी कैलकुलेशन इमेज की, उसके बाद फोकल लेंथ निकालना बिल्कुल हमारा यहां पे जो कॉमन सेंस था वो यूज कर दिया, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, एक कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ए प्लेन मिरर, a point object at a distance of 20 cm on the axis of it, this combination has its image coinciding with। बहुत कमाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक प्लेन मिरर है बेटा, ठीक है, और एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब दोनों एक साथ रखे हुए हैं। फिर क्या होता है कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से लाइट वेज ऐसे गई, फिर लाइट वे यहां से ऐसे गई। अब इस मिरर ने ये लाइट वे रिफ्लेक्ट कर दी और ये जो लाइट वेज हैं वो वहीं आके मिल गई वापस जहां पे ऑब्जेक्ट रखा था। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह प्लेस कर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि इस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। बहुत सीधी सी भाषा में दो तरीके से इसको समझाऊंगा, एक तो मैथमेटिकली समझाऊंगा और एक दूसरा थियोरेटिकली समझाऊंगा। मैथमेटिकली बात समझिए पहले। मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो आपके पास फोकल लेंथ, नेट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। अगर मैं नेट फोकल लेंथ की बात करूं तो ये लाइट गई है लेंस से जाने के बाद मिरर में गई है, मिरर से वापस से लेंस में आई है और वापस से यहां आई है। तो देखा जाए तो ये लेंस से 2 बार पास हुई है, एक बार मिरर से पास हुई है। तो मैंने यहां लिख लिया फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर प्लस 1/फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, v यहां पे कितना है? 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर है, इमेज भी वहीं फॉर्म हो रही है, तो 20 सेंटीमीटर। और u के आगे तो माइनस हमेशा लगाया जाता है, ये हो गया माइनस का 20। देखा जाए तो मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनिटी होती है और 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। और लेंस की फोकल लेंथ दोनों ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2/fl इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20, इट विल बी 2/20, 2 से 2 कैंसिल, तो फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आपको एक बात समझनी है यहां पे कि जिस डिस्टेंस पे, जिस लोकेशन पे ऑब्जेक्ट है, अगर लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन से इमेज भी वही फॉर्म हो रही है तो वो जगह उस लेंस के लिए फोकल लेंथ होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर सिर्फ तब होगी जब अकेला लेंस है या अकेला स्फेरिकल मिरर है। अगर प्लेन मिरर और एक लेंस का कॉम्बिनेशन है तो वो जगह वो फोकल लेंथ है उस लेंस की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंस मैं कहूं एग्जामिनेशन में आएगा या नहीं आएगा, चांसेस थोड़े से कम है। वजह यह है कि बहुत लेंदी क्वेश्चन है ये, बट हाँ बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ये कह रहा है, आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेटा आपने एक सेटअप बनाया, ये प्लेन में वेव रखा, प्लेन में वेव के ऊपर थोड़ा सा पानी डाला और लेंस रख दिया। अब क्या हुआ, आपने एक नीडल ली, उस नीडल को आप ऊपर नीचे करने लगे तो इस नीडल की इमेज बनेगी, और ये इस नीडल की इमेज भी ऊपर नीचे हो रही है आपके ऑब्जेक्ट के मूव करने के साथ साथ। फिर आपने क्या किया, आपने थोड़ा थोड़ा मूव किया तो आपने ये देखा कि जो जहां इमेज नीडल रखी आप लेके गए वहीं पे इमेज कोइंसाइड कर रही है। जब ये पूरा सेटअप है, मतलब लेंस है, वॉट एवर मिरर है, उस केस में जो नीडल कोइंसाइड कर रही है वो डिस्टेंस है 45 सेंटीमीटर का। फिर आपने क्या किया, आपने वाटर को हटा दिया, वापस से एक्सपेरिमेंट किया, वापस से नीडल अपनी इमेज के साथ कोइंसाइड करती है कहां, 30 सेंटीमीटर में विदाउट वाटर। आपसे पूछा गया है कि इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। ठीक है, तो अगर आप देखें यहां ध्यान से तो ये जो लिक्विड है ये कुछ कुछ इस शेप में बन गया है, और इस शेप को आप जानते हो और पहचानते हैं, ये प्लेनो कॉन्केव लेंस है, लिक्विड से बना है, और लिक्विड आपको बताया नहीं गया है कि कौन सा है, तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। अब देखिए इधर यहां पे जब पानी, वाटर और मिरर तीनों थे, तो उस कंडीशन में जो आपको जो इमेज डिस्टेंस मिली वो इमेज डिस्टेंस आपको मिली 45 सेंटीमीटर। तो ये जो 45 सेंटीमीटर है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन से जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज फॉर्म हो जाती है, तो वो उस सिस्टम की, उस लेंस की, अगर पिछले केस में सिर्फ लेंस था वहां, यहां इस केस में लेंस और वाटर दोनों हैं, तो इस सिस्टम की वो फोकल लेंथ होगी। तो आपके पास जो फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम है, फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम है, ये आपके पास 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू 1 बाई 45 सेंटीमीटर। और ये जो फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम है ये दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। वो कौन कौन सी दो चीजें हैं, एक तो इसमें लेंस है प्लस इसमें लिक्विड है, दो चीजों से मिलकर ये फोकल लेंथ बनी हुई है, नंबर 1। चलिए दूसरा, सर मिरर क्यों नहीं लिया, क्योंकि मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, लेने का कोई फायदा नहीं। दूसरे केस में आपने वापस से एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इस बार वाटर नहीं था, मतलब सॉरी लिक्विड नहीं था, वहां पे सिर्फ लेंस था। तो ये जो 30 सेंटीमीटर थी ये सिर्फ लेंस की फोकल लेंथ है, दैट इज 1 बाई 30 सेंटीमीटर। अब अगर मैं ये वैल्यू यहां पे रख दूं तो आपके पास, मतलब ये 1 बाई लेंस इज इक्वल टू 1 बाई 30 रख दूं, तो 1 बाई 30 प्लस 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 बाई 45। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड विल बी इक्वल टू 1 बाई 45 माइनस 1 बाई 30, 90 एलसीएम ले लिया, 2 माइनस 3, तो फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड जो निकल के आई दैट विल बी इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, माइनस का 90 सेंटीमीटर। तो प्लेनो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ जो कि लिक्विड से बना हुआ है उसकी लेंस माइनस फोकल लेंथ माइनस 90 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें तो निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूला क्या होता है प्लेनो कॉन्केव लेंस का, प्लेनो कॉन्केव लेंस का फॉर्मूला होता है 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर, वो भी माइनस का, क्योंकि दूसरा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 होता है, R2 प्लेन होने की वजह से 1 बाई इंफिनिटी होने की वजह से वो कैंसिल, 0 हो गया। अब देखिए इस केस में आपको फोकल लेंथ मिल गई है लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं मिला, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका वही होगा जो लेंस का होगा। तो लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, नहीं पता, तो लेंस का क्या पता है, लेंस का फोकल लेंथ पता है और लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। तो यही वाला फॉर्मूला लेंस के लिए लगा के उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेते हैं। तो 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 30 दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 माइनस 1 दिया है, और क्योंकि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो आपके पास यहां आ जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर। साइन कन्वेंशन लगा दिया तो ये माइनस हट के प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 बाई 30 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 0.5, और 0.5 को 1 बाई 2 लिख लिया, और ये ऊपर 2 बाई आर हो गया, 2 से 2 कैंसिल, आर की वैल्यू हो गई क्या, 30। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले के लिए 30 भी आ गया आपके पास, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आ गया, फोकल लेंथ भी मालूम है, म्यू आप निकाल लेंगे, 1.33 आंसर आएगा। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन है, 2 स्टेप्स में सॉल्व होता है, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन है। Show that the least possible distance between an object and its real image in a convex lens is 4f, where f is the focal length of the lens। आपसे पूछा है कि कहीं पे भी हम ऑब्जेक्ट रख दें कॉन्वेक्स लेंस में, दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कम से कम डिस्टेंस होगा 4f, ठीक है, बल्कि इससे ज्यादा ही होगा, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस 4f होगा, वो हमें शो करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है,
और ये इसकी प्रिंसिपल है, एक्सिस है। यहाँ पे एक हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो एक लाइट रे यहाँ से ऐसे जाएगी, दूसरी लाइट रे ऐसे जाएगी, इसको रिफ्लेक्ट करके ये इमेज कहीं यहाँ फॉर्म कर देगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये कैपिटल डी होगा। ये कैपिटल डी डिस्टेंस हो गया। अच्छा, इसके बाद की कहानी क्या है? इसके बाद की कहानी क्या है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, यू वाला डिस्टेंस, ये हमने एक्स एज्यूम कर लिया और ये वाला डिस्टेंस तो वी है ही। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे सबसे पहली चीज हमने ये लिखा कि ये जो कैपिटल डी होगा वो एक्स प्लस वी से मिलके बना है। अब आप यहां पे सबसे पहले v की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपके पास फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहां से अगर मैं 1/v की वैल्यू लूं सो इट विल बी 1/f प्लस 1/u। सो 1/v इज इक्वल टू, कॉन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ प्लस में रहेगी लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में लिया जाता है, तो ये माइनस x हो गया। इसको सॉल्व किया जाए तो 1/v इज इक्वल टू x माइनस f अपॉन एफ एक्स। ये वैल्यू आपके पास आ गई और v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस एफ। ये v की वैल्यू आ गई। इस v की वैल्यू को उठा के यहां डाल दीजिए तो कैपिटल D के फॉर्म में आपके पास एक रिलेशन बिल्डअप हो जाएगा। कैपिटल D इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एक्स माइनस एफ। ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसका, तो कैपिटल D इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का एफ एक्स प्लस का एफ एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स एलसीएम ले लीजिए, एक्स माइनस एफ। तो माइनस का एफ एक्स प्लस का एफ एक्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कैपिटल डी की वैल्यू जो है आपके पास वो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एफ आ जाएगी। अब यहां पे देखिए आपके पास कैपिटल डी की वैल्यू आई है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें ये कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा वो 4f का होगा, मिनिमम डिस्टेंस 4f का होगा। तो जब भी हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो हमेशा हम उसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपके पास श्रीधर वाले फॉर्मूले से आप इसको कर सकते थे इसी जगह पे, और दूसरे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा वाले डिफरेंशिएशन वाले मेथड से। तो हम डिफरेंशिएशन वाला मेथड जो है यूज करेंगे यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट कैपिटल डी विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो मैंने कैपिटल डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो यहां पे कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल आपको डिफरेंशिएशन में सिखाया गया है कि y इज इक्वल टू यू अपॉन वी होता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करें, v को एज इट इज छोड़िए, u को डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब जो वैल्यू न्यूमरेटर में है, माइनस साइन लगाइए, u को एज इट इज छोड़िए, v को डिफरेंशिएट कर दीजिए जो कि डिनोमिनेटर में है, डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे। तो आपके पास क्या आ गया बेटा, आप x माइनस एफ को ऐसे ही छोड़िए और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, वो 2x आ जाएगा, माइनस का साइन लगाइए, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखिए और x माइनस एफ का डिफरेंशिएशन करोगे तो f तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x माइनस एफ का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में आप क्या करें, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम ये d बाई डी एक्स की जो वैल्यू है इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो 0 इज इक्वल टू आपके पास आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस का 2fx माइनस का x स्क्वायर अपॉन x माइनस एफ का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। अगला राइट हैंड साइड में एक चेंज और हो सकता है, वो है 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस कर दीजिए आप, तो आपके पास क्या आ गया वैल्यू बेटा, 0 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, x स्क्वायर माइनस 2fx, इसको इधर ले आइए, 2fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से x कैंसिल कीजिए तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2f आ गई। चलिए इस x की वैल्यू 2f उठा के यहां डाल दीजिए इस वाले फॉर्मूले में, तो आपके पास यहां पे क्या आ गया बेटा, इस वाले फॉर्मूले में, तो d इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की वैल्यू यहां पे है 2f, एक मिनट रुकिए, यहां पे x की वैल्यू है 2f प्लस का f इंटू एक्स की वैल्यू हमने 2f डाल दी, तो इंटू 2f डिवाइडेड बाई 2f माइनस का f, सो इट विल बी 2f, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अलग नजर आए, वो प्लस का, अब देखिए यहां से 2f माइनस एफ, एफ रह जाएगा, ऊपर 2f स्क्वायर है तो 2f स्क्वायर अपॉन एफ, एफ से स्क्वायर कैंसिल, तो 2f प्लस 2f, तो d विल बी इक्वल टू 4f। तो बेसिकली मिनिमम डिस्टेंस जो आपको कैपिटल D का मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 4f। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के क्वेश्चन रिफ्लेक्शन के लिए आते हैं, कई बार डेरिवेशन भी आता है। तो यहां पे जो फॉर्मूले हैं वो 2-3 फॉर्मूले यूज में आते हैं। एक फॉर्मूला है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2।
इसका एक और फॉर्मूला डेल्टा का है, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 2i माइनस ए। जैसे ही आप ये वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे ये डेल्टा एम आप लिख दोगे। डेल्टा एम का एक फॉर्मूला ये भी है, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूले यूज होते हैं, ये आई का फॉर्मूला हो जाएगा, ये आर का फॉर्मूला हो जाएगा। आगे स्टार्ट करते हैं। एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, उसको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, उसको आपने वाटर में डाल दिया। वाटर में डाल दिया तो उसका जो उस वाटर में डालने के बाद उसका मिनिमम डेविएशन आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आप प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लीजिए विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 1.13। डिवाइड करेंगे तो 160 डिवाइडेड बाई 113, जो भी आपके पास आंसर है वो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो देखिए म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, ठीक है। अब यहां पे आपके पास 160 अपॉन 113 इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम, क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म है तो साइन डेल्टा एम एज इट इज लिखिए। इक्विलेटरल प्रिज्म में आपके पास ए की वैल्यू 60 हो जाएगी और यहां पे साइन 60/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा प्रिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रे है पी क्यू, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म पे इंसिडेंट हो रही है जिसका रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री है। आपको ये बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 60 डिग्री है और उसका उसका रिफ्लेक्टिंग एंगल 60 डिग्री है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √3 है। आपको उसका पाथ ट्रेस करना है और उसका एंगल ऑफ एमर्जेंस और एंगल ऑफ डेविएशन भी कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा कि क्या उसका एंगल ऑफ एमर्जेंस और क्या उसका एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट होके आएगा। यहाँ पे एक लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है एक प्रिज्म जिसका एंगल 60 डिग्री है। यहाँ पे सरफेस पे आएगी, सरफेस पे आने के बाद यहाँ पे आपने क्या बनाया, नॉर्मल बनाया। नॉर्मल जब बनाएंगे तो ये वाला जो एंगल है वो एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ज्योमेट्री से आप करके देख लीजिएगा, ये वाला 90 हो जाएगा, 60 90 150 हो जाएगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री बचेगा। तो नॉर्मल से जब एंगल आएगा तो वो 60 डिग्री आएगा, ठीक है। अब 60 डिग्री आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका √3 है। तो आपको ये बताना है कि एंगल ऑफ एमर्जेंस कितना होगा। एंगल ऑफ एमर्जेंस का मतलब ये वाला एंगल आपसे कैलकुलेट करवाया गया है। तो देखिए साइन आई अपॉन साइन आर, क्योंकि लाइट बाहर जा रही है डेंसर मीडियम से तो हम यहां इसको लिख लेंगे 1/μ। तो साइन आई की वैल्यू यहां पे है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू 1/μ। म्यू की वैल्यू यहां पे है √3। चलिए तो इसको कैलकुलेट करें तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और अगर मैं √3 का मल्टीप्लाई यहां कर दूं तो ये साइन आर की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब देखिए √3 इंटू √3 आपके पास 3/2 इज इक्वल टू साइन आर। तो देखिए ये वैलिड आंसर नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं जा सकती। 3/2 1.5 आएगा। ये हम चेक कर रहे थे कि ये लाइट बाहर जा रही है या नहीं जा रही है, ठीक है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा इसका, ये लाइट बाहर नहीं जाएगी, इस लाइट का रिफ्लेक्शन होने वाला है और रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट जो है ये वापस अंदर आ जाएगी और वापस अंदर आ जाएगी तो उस कंडीशन में हम मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसका एंगल ऑफ एमर्जेंस कुछ है ही नहीं, लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। तो यहाँ इस सॉल्यूशन में आप सीधे लिख दीजिए लाइट विल नॉट एमर्ज आउट फ्रॉम द प्रिज्म, इट विल रिफ्लेक्ट बैक विद इन द प्रिज्म, उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, a ray of light incident at an angle of 60 degree on one face of prism with the angle of prism is equal to 60 degree. The ray passes symmetrically through the prism, find the angle of minimum deviation. देखिए इधर अगर सिमेट्रिकली पास हो रही है, सिमेट्रिकली पास होने का मतलब है कि लाइट जैसे आई है वैसे ही पास हो रही है, कुछ इस तरह से। ये एंगल है, यहां से ये लाइट ऐसे आई और ये ऐसे ही पास हो गई। तो अगर ऐसा हुआ है तो उस केस में ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में आपका जो एंगल ऑफ एमर्जेंस है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। आपसे कैलकुलेट करवाया गया है मिनिमम डेविएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आई इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस a/2। यहां पे i की वैल्यू 60 डालिए, डेल्टा m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपके पास, एंगल ऑफ प्रिज्म भी 60 है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो डेल्टा m भी यहाँ पे 60 डिग्री ही कैलकुलेट होके आएगा। चलिए नेक्स्ट वन, आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करनी है। तो म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2 का फॉर्मूला लगाइए, म्यू की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। आपसे ये पूछा गया है कि लाइट जो अगर हम इसको वाटर में इमर्स कर दें तो
तो क्या इफेक्ट होगा इस पे, डेल्टा एम कैसे चेंज होगा। जब भी आप वाटर में इमर्स करेंगे तो डेल्टा एम जो है घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस इस वजह से हो जाएगा क्योंकि ये म्यू की वैल्यू रिड्यूस हो जाने वाली है। म्यू की वैल्यू प्रिज्म की वाटर के रेस्पेक्ट में जब रिड्यूस हो जाएगी तो उस कंडीशन में डेल्टा एम की वैल्यू भी रिड्यूस होकर आ जाएगी, उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। चलिए यही जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, इसमें आप डेल्टा एम दोबारा से निकाल सकते हैं। अगर आप म्यू की वैल्यू वाटर की अगर गिवन है तो आप डेल्टा एम दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म रिक्वायर्ड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस केस में आप अगर देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है। आप यहां पे एक चीज करें कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर आप चाहते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो तो आई शुड बी ग्रेटर देन आई सी। ठीक है, आई जो है वो आई सी के इक्वल होना चाहिए, दोनों जगह साइन लगाइए तो साइन आई शुड बी ग्रेटर देन साइन आई सी। अब आप जानते हैं साइन आई, आई यहां पे 45 दिया हुआ है तो मैंने यहां लिखा साइन 45 डिग्री शुड बी ग्रेटर देन, साइन आई सी होता है 1 म्यू और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, शुड बी ग्रेटर देन म्यू। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूं तो साइन बदल जाएंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन √2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो √2 से ज्यादा होनी चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। नेक्स्ट वन, a ray of light passes through an equilateral prism that the angle of incidence is equal to angle of emergence। angle of incidence angle of emergence E के इक्वल है, emergence के इक्वल है, and angle of emergence is 3/4 times of angle of prism। that means E is equal to 3/4 times of angle of prism। और angle of prism क्योंकि equilateral prism दिया हुआ है आपको तो ये 60 डिग्री हो गया, तो E की वैल्यू 45 आ जाएगी। that means I की वैल्यू भी 45 डिग्री आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना है और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कैलकुलेट करना है। तो आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है I इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन 2। तो I की वैल्यू आपको 45 दी हुई है, डेल्टा एम आपको निकालना है, A की वैल्यू 60 डिग्री है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, डेल्टा एम आपका 30 डिग्री कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और वहीं से आप फिर म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2 का फॉर्मूला लगा के म्यू निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट वन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका रे ऑप्टिक्स का, और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल कम आते हैं, रे डायग्राम्स ज्यादा आते हैं। और आप बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, वो चीज भी पढ़ के जाइएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे आगे बढ़ते हैं, आपको मैग्निफिकेशन दिया हुआ है स्मॉल ऑब्जेक्ट का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने जो ऑब्जर्व किया है वो है 200, फोकल लेंथ आईपीस की दी हुई है 2 सेंटीमीटर, और फाइनल इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म हो रही है। आपको मैग्निफिकेशन बताना है प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया है वो बताना है आपको। तो देखिए यहां पे द मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बेटा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू MO इंटू ME, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला है। अब आईपीस का आप मैग्निफिकेशन जानते हैं, आईपीस का फॉर्मूला इंफिनिटी के केस में होता है D/FE। ठीक है, चलिए D/FE आपके पास आईपीस का मैग्निफिकेशन होता है, तो यहां पे आपके पास ME इज इक्वल टू आपके पास आ गया D मींस 25 सेंटीमीटर, FE आपके पास गिवन है, आईपीस की फोकल लेंथ है 2, सो ये 12.5 हो गया। अब आपके पास ME की वैल्यू यहां डाल दीजिए, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन निकल के आ जाएगा 200 आंसर है आपका। ठीक है, 16 निकल के आएगा जहां तक है। When the length of compound microscope increases its magnifying power, एक रिलेशन है इसमें कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है माइनस का L/FO इंटू ME। अब ME अलग अलग सिचुएशंस के लिए बदलता रहता है। अगर इंफिनिटी पे इमेज फॉर्म हो रही है तो D/FE हो जाएगा, और अगर LDDB पे इमेज फॉर्म हो रही है तो 1 + D/FE हो जाएगा। तो ME बदलता रहेगा, लेकिन देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ये रहती है, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन ये रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्निफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ ट्यूब के। आप लेंथ ऑफ ट्यूब इंक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन में मैग्निफिकेशन भी इंक्रीज होने वाली है। तो आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव है वो इमेज हमेशा रियल करता है और इन्वर्टेड करता है, एनलार्ज इमेज फॉर्म करता है। उसी इमेज को फिर आईपीस जो है और ज्यादा एनलार्ज बट वर्चुअल फॉर्म में क्रिएट करता है। तो रियल इमेज होती है एंड एनलार्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप? डिफरेंस बहुत सिंपल सा है दोनों के बीच में कि आपके पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें पहला वाला लेंस जो ऑब्जेक्टिव है वो छोटा होता है, आईपीस बड़ा होता है। अब टेलीस्कोप की बात करूं तो टेलीस्कोप में आपको पहला वाला लेंस बड़ा चाहिए। बड़ा क्यों चाहिए? उसकी एक वजह यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाइट को ग्रैब करना है। टेलीस्कोप यूज होता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो वहां से लाइट जो आएगी तो ज्यादा से ज्यादा अगर लाइट आएगी तो क्लियर इमेज फॉर्म होगी। तो
वहां पे ऑब्जेक्टिव का जो लेंस है वो बड़ा लेंस हमें चाहिए होता है, आईपीस लेंस छोटा हो जाए तो चलेगा। तो अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम उल्टा कर दें, उल्टे का मतलब क्या है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, आईपीस बड़ा होता है, इसी को अगर रिवर्स करके लगा दिया जाए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो ये आपके पास टेलीस्कोप हो गया। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में बेसिक डिफरेंस है इसका। नेक्स्ट वन, आपसे बोला गया है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीएस की फोकल लेंथ दी है, आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30 निकालना है। फाइनल इमेज जो है वो नियर पॉइंट पे फॉर्म हुई है, आपको ऑब्जेक्ट की लोकेशन कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट की लोकेशन कैलकुलेट जो है वो आप करेंगे किससे कि फाइनल इमेज आपकी कहां बन रही है, फाइनल इमेज आपकी एलडीडी पे फॉर्म हो रही है। तो आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कीजिए, m इज इक्वल टू माइनस का l अपॉन एफओ इंटू डी 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। यहां से आप क्या निकाल पाएंगे, देखिए डी गिवन है, एफओ गिवन है और मैग्निफिकेशन गिवन है। यहां से आप लेंथ ऑफ ट्यूब कैलकुलेट कर लेंगे। लेंथ ऑफ ट्यूब एक बार आपसे कैलकुलेट हो जाएगा कि ट्यूब का जो डिफरेंस है, जो लेंथ है वो कितनी है, तो उसके बाद आप जो कैलकुलेट कर पाएंगे, देखिए यहां पे आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाया, ठीक है, फाइनल इमेज फॉर एग्जांपल कहीं पे भी बनी। अब एलडीडीवी की जो लोकेशन है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लोगे यहां पे यूई। एफ ई आपको दिया हुआ है, वी आपको दिया है माइनस का 25 सेंटीमीटर, वहां से आप यूई कैलकुलेट कर लोगे कि ऑब्जेक्ट आईपीएस के पास कहां रखा हुआ है, और यूई कैलकुलेट होने के बाद उसको लेंथ ऑफ टेलीस्कोप से माइनस कर देंगे तो आपके पास वीओ आ जाएगा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव ने इमेज कहां फॉर्म की थी। एक बार वीओ कैलकुलेट होकर आ गया, आपके पास फोकल लेंथ दी हुई है ऑब्जेक्टिव की, आप 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u वाला फॉर्मूला लगा के यहां पे यूओ निकाल लेंगे। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट वन, फोकल लेंथ ऑफ objective and eyepiece of compound microscope is 1 centimeter and 2.5 centimeter. The length of tube of microscope if its magnification. सीधे आपके पास फॉर्मूला है m is equal to माइनस का l by fo into आपसे कोई लोकेशन नहीं बताई हुई है कि कैसे फॉर्म होगा, तो उस कंडीशन में आप क्या करें, यहाँ पे d अपॉन एफ रख दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बेसिक सी बात यह है बेटा कि सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। आप जरूर पढ़ के जाएं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, उसमें दो जो प्रॉब्लम्स होते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में उनको ओवरकम किया जाता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, तो वो पढ़ना बड़ा जरूरी है। ठीक है बच्चा, सो ऑल द वेरी बेस्ट।